नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में रूस यूक्रेन वॉर में रसिया का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, इसकी बहुत बड़ी नाकामी देखी गई है। और इसकी विफलता के कारण दोस्तों रूस के अंदर 4000 किलोमीटर घुस करके यूक्रेनी ड्रोन्स के द्वारा रूस के करीबन 40 से अधिक लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया गया है। यानी ये इतनी बड़ी विफलता है जो भारत ने आज तक नहीं देखी थी। अब इसे देखने से कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत बड़ी सीख मिलेगी और S-400 पर कहीं ना कहीं भारत की निर्भरता को भी ये कम कर देता है। यानी इस पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए जितना भारत आज तक इसकी विफलता इंडिया ने देखी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से ये विफलता हाल ही में देखी गई है, जिस तरीके से 40 से अधिक विमानों को, फाइटर जेट्स को यूक्रेनी जो सस्ते ड्रोन्स हैं उनके द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विफलता है और भारत को S-400 पर भारत की निर्भरता को कहीं ना कहीं कम कर देता है। यानी भारत को लायबल होना चाहिए इसके लिए कि S-400 पर भारत कम ही निर्भर रहे और अपनी स्वदेशी जो डिफेंस है भारत का उसका उपयोग करें और विदेशी जितने भी अटैक आएँ उन्हें खुद और मल्टीपल वे में निपटारा करने की कोशिश करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सब तथ्यों पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार इन सस्ते ड्रोन्स के द्वारा किस तरीके से रूस के अंदर 4000 किलोमीटर घुस करके ये 40 से अधिक फाइटर जेट्स को ध्वस्त किया गया है और S-400 की ये बहुत बड़ी विफलता है, इसके बारे में समझेंगे। और इसके साथ साथ कुछ रेफरेंसेस भी समझेंगे कि आखिरकार किन किन केसेस में ऐसा हुआ है कि सस्ते ड्रोन्स के द्वारा और बहुत बड़ी तादाद में तबाही मचाई गई है। चलिए समझ लेते हैं इस वीडियो में, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर IAS की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसको लेकर के खबर भी है कि रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम था S-400 वो यूक्रेनी ड्रोन्स के सामने विफल हो गया और कुछ नहीं कर सका और इसके साथ साथ यूक्रेनी ड्रोन्स के द्वारा बहुत बड़ी तादाद में तबाही मचाई गई। चलिए पूरी खबर को समझ लेते हैं। तो 1 जून 2025 को यूक्रेन ने स्पाइडर वेव ऑपरेशन के तहत रूस के भीतर 4000 किलोमीटर तक घुस करके कम ऊंचाई वाले ड्रोन से हमला किया, जिसमें 40 से अधिक लड़ाकू रूसी जो विमान थे, फाइटर जेट्स थे, वो नष्ट हो गए। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक रणनीतिक चेतावनी थी। यानी महंगी तकनीकी अकेली रक्षा नहीं कर सकती। यानी जिस तरीके से रूस के द्वारा S-400 में इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया और उसके साथ साथ S-400 को अपने डिफेंस के तौर पर यूज़ किया गया और इसी को काउंटर करते हुए रसिया के सस्ते ड्रोन्स के द्वारा 4000 किलोमीटर तक अंदर घुस करके रूस के 40 से अधिक लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक हमला नहीं था, ये एक रणनीतिक चेतावनी थी कि कहीं ना कहीं महंगी तकनीकी पर निर्भरता कम होनी चाहिए और कम महंगी जो तकनीक है उस पर भी रूस को ध्यान देना चाहिए। अब रूस की विफलता की बात कर लेते हैं कि आखिरकार रूस इस अटैक को काउंटर करने में क्यों विफल रहा। तो रूस का S-400 और S-500 जैसे जो डिफेंस सिस्टम है वो ऊंचाई पर आने वाले खतरों के लिए बनाए गए हैं, यानी उन्हें भी काउंटर कर सकती हैं। और ड्रोन जैसे लो फ्लाइंग और स्लो मूविंग जो थ्रेट्स हैं ये इनके रडार की कवरेज से बाहर रहते हैं। यानी जो ड्रोन्स हैं छोटे छोटे और स्लो मूविंग हैं और कम लो फ्लाइंग है, छोटे छोटे एरिया में उड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी रडार की कवरेज से बाहर रहते हैं, यानी रडार की कवरेज में नहीं आते हैं। और एकीकृत कमांड और रियल टाइम डेटा की कमी से पूरी तरह ये प्रणाली जो पंगु हो गई है। यानी इसमें रियल टाइम डेटा नहीं रहता है और कहीं ना कहीं एकीकृत कमांड नहीं है और इसका जो रडार है वो इन सभी चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाया था। और इसी वजह से S-400 हो या S-500 हो, ये दोनों की दोनों प्रणाली हैं वो कहीं ना कहीं रूस की इन दोनों की वजह से पंगु हो गई हैं। अब भारत के द्वारा भी S-400 का उपयोग किया गया है, तो भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया और ऑपरेशन सिंदूर में इसका उपयोग किया गया है, इसके बारे में समझते हैं। तो भारत ने रूस की चूक से 3 बड़े सबक लिए हैं, यानी लेयर डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर सुरक्षा जिसमें S-400, आकाश मिसाइल, L-70 गन और इंटरसेप्टर ड्रोन शामिल हैं। यानी भारत के द्वारा लेयर्ड डिफेंस सिस्टम, यानी ऐसा नहीं है कि अपनी देश की सुरक्षा के लिए कोई देश सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाए। भारत के द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था उस टाइम पर भारत के द्वारा मल्टी लेयर सुरक्षा अपनाई गई थी। इसमें S-400 शामिल था, आकाश मिसाइल शामिल थी और इसके साथ साथ L-70 गन भी शामिल थी और इंटरसेप्टर भी शामिल थे। ये ड्रोन्स इसमें शामिल थे। तो इसके द्वारा भारत के द्वारा
मल्टी लेयर डिफेंस बनाया गया था और जितने भी पाकिस्तान के द्वारा अटैक किए गए थे वो सब अटैक भारत के द्वारा इसी डिफेंस सिस्टम के द्वारा काउंटर किए गए थे। स्वदेशीकरण की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आकाश तीर मिसाइल, भारत रडार और अपग्रेडेड L-70 जैसे देसी सिस्टम है। यानी भारत के द्वारा जितने भी हथियार बनाए जा रहे हैं वो स्वदेशी हैं ज़्यादातर, और उनमें भारत का आकाश तीर भी आता है यानी आकाश मिसाइल है। ये भारत के उन्नत रडार सिस्टम और इसके साथ साथ जो अपग्रेडेड L-70 है ये सब भारत के देसी सिस्टम है और इनका भारत के द्वारा उपयोग किया गया था इसमें। और त्रिसेना समन्वय की बात करें तो ये कहने की थल सेना, जल सेना, वायुसेना को एक ग्रिड पर जोड़ने वाला एक रियल टाइम कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। यानी कह सकते हैं कि भारत की तीनों जो विंग है वो इन सभी हथियारों का उपयोग करके डिफेंस के लिए भारत के डिफेंस सिस्टम को एक तरीके से मजबूत कर सकती हैं और विदेश से और शत्रु देशों से आने वाले अटैक्स को काउंटर करके उन्हें वही के वही खत्म कर सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ज़्यादातर जो गेम चेंजर रहा था वो रहा था आकाश तीर। तो आकाश तीर के द्वारा जितने भी अटैक आए थे पाकिस्तान के द्वारा उन सभी को ज़्यादातर काउंटर करके वहीं के वहीं नष्ट कर दिया गया था। अब इसकी विशेषताएं और भारत को इसके क्या फ़ायदे हैं उन सब की बात कर लेते हैं। तो रियल टाइम कमांड है, यानी सेकंडों में खतरे की पहचान कर लेता है और उसके साथ प्रतिक्रिया भी दे देता है। 360 डिग्री इसका कवरेज है, यानी हर दिशा से आने वाले खतरे पर इसकी नज़र रहती है। ऑटोमेटेड इंटरसेप्शन है इसमें, यानी मानवीय देरी के बिना तेज निर्णय और समग्र सुरक्षा और सटीक जवाब, यानी ये मानवीय निर्णय के बिना ही ये एक तरीके से बिना देरी किए सटीक निर्णय लेता है और सुरक्षा भी निर्धारित करता है। और सेना, नौसेना, वायुसेना में इसका समन्वय है, यानी इन सभी में ये शामिल है। यानी इन सभी में भारत का ये जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, ये इन सभी में लैस किया जा सकता है और इसके साथ साथ भारत को एक उन्नत शील्ड इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब इसी तरीके के एक हमले की बात करें, सऊदी अरब पर यूथी विद्रोहियों ने ड्रोन हमले किए थे सन 2019 में। हाइब्रिड युद्ध में सस्ते ड्रोन से हाई प्रोफाइल रणनीतिक टारगेट पर हमला किया गया था। यानी ड्रोन और क्रूज मिसाइल से जो आरामको है तेल संयंत्र, उसका ऊपर अटैक किया गया था और उसे ध्वस्त कर दिया गया था। अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यहाँ पर मौजूद था लेकिन वो विफल रहा। अरब देशों में एयर डिफेंस रीथिंकिंग की लहर शुरू हो गई थी उस टाइम पर। यानी सऊदी अरब में वो उस टाइम पर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर था और ये इन सभी को काउंटर करने में विफल रहा। और सऊदी अरब का जो अरामको तेल संयंत्र था वो इसके अंदर पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। अब अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया की बात करें तो इन दोनों में युद्ध हुआ था, नागोर्नो काराबाख का युद्ध सन 2020 में। तो इस युद्ध में कम बजट वाले जो सस्ते और स्मार्ट ड्रोन थे वॉरफेयर में उपयोग किए गए और इनके द्वारा पारंपरिक जो बल थे उन्हें पूरी तरीके से परास्त किया गया था। तुर्की और इजरायली ड्रोन ने आर्मेनिया के टैंक, जो एयर डिफेंस और इसके साथ जो रडार सिस्टम था उसे पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया था। इसमें रियल टाइम टारगेटिंग विया ड्रोन्स प्लस सटीक आर्टिलरी फायर का इसमें इस्तेमाल किया गया था और इसके जरिए आर्मेनिया के टैंक, रडार सिस्टम और जो डिफेंस था एयर डिफेंस उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। अब इस डिफेंस सिस्टम से कहीं ना कहीं भारत की तुलना करें तो भारत अब तेज़ी से स्वदेशी UAV ड्रोन रोधी प्रणालियाँ बना रहा है और विकसित करने में लगा हुआ है ताकि आगे आने वाली इस तरीके के ड्रोन्स, जो झुंडवें ड्रोन आत्मघाती ड्रोन बोला जाता है, उन सभी को टारगेट करने के लिए भारत लगातार अपने स्वदेशी UAV को विकसित करने में लगा हुआ है। अब जिस तरीके से यूक्रेन के द्वारा जो ड्रोन्स यूज किए गए थे उसी तरीके का ताइवान का एक अंडर रेडार डिफेंस नेटवर्क है, ये भी उसी तरीके का है। ये एक छोटे देश की चीन जैसे दिग्गज देश के खिलाफ नॉन कन्वेंशनल डिफेंस की एक तैयारी है। यानी एक छोटा सा देश और इस तरीके की उसकी तैयारी है कि वो अपने कम संसाधनों के इस्तेमाल से ही चीन जैसे दिग्गज देश के खिलाफ खड़ा है और उसे टारगेट करता रहता है। तटीय एंटी मिसाइल, मोबाइल लॉन्चर, छिपे हुए रडार और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्यूअल यूज में बदला गया है और इसके साथ साथ अत्यधिक डिस्पर्ड एयर डिफेंस यूनिट्स का इसमें उपयोग किया गया है। यानी ताइवान के द्वारा चीन के खिलाफ एंटी मिसाइलों का उपयोग किया जाता है, मोबाइल लॉन्चर्स का उपयोग किया जाता है और इसके साथ साथ छिपे हुए जो रडार और जो ड्रोन्स है ना ताइवान के, वो कहीं ना कहीं
चीन को बहुत डराए हुए हैं। अब ये कहीं ना कहीं इस बात को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी नहीं है कि महंगे मिसाइल और महंगे डिफेंस पर हमें निर्भर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं सस्ते ड्रोन्स भी इस काम में कारगर साबित होते हैं। अब इसी तरीके की रणनीति कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया के द्वारा भी अपनाई जाती है। नॉर्थ कोरिया मल्टी डोमेन भ्रम पैदा करता है और इसके द्वारा दुश्मन को डरा धमका देता है, यानी सीमित संसाधनों के उपयोग से ही दुश्मन को कंफ्यूज और असहज महसूस करा देता है। यानी मिसाइल टेस्ट का टाइमिंग, साइकोलॉजी और इसके साथ साथ बैलून अटैक्स, साइबर अटैक और जीपीएस और स्पूफिंग और इसके साथ साथ मिसाइलों को जानबूझकर आसमान पैटर्न में लॉन्च करना, ये सब एक नॉर्थ कोरिया की इस तरीके की सोची समझी चाल रहती है ताकि इन सभी को देख करके दुश्मन देश हैं वो कहीं ना कहीं डरे रहें, कंफ्यूज रहें कि आखिरकार नॉर्थ कोरिया कर क्या रहा है। उसके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम तो नहीं बना लिया उसने कि अगर किसी से लड़ाई होती है तो वो उसे भयानक तरीके से परास्त करे। तो इन सभी मकसदों से कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया अपने पड़ोसी देशों को कंफ्यूज रखता है और उन्हें असहज महसूस कराता रहता है। हर हमले का मकसद नुकसान नहीं होता है, भ्रम और अस्थिरता भी एक हथियार है। यानी कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि आप किसी देश पर अटैक करके उस वहाँ पर नुकसान ही पहुँचाओ तभी कोई देश डरेगा। अगर आप उस देश के अंदर अपने रणनीतिक तौर तरीकों से किसी के अंदर भ्रम और अस्थिरता पैदा कर देते हैं, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा अपने आप में हथियार है। अब यूक्रेन के सस्ते ड्रोन्स की भांति ही टर्की का एक मॉडल है जिसे डिफेंस टेक्नोलॉजी मॉडल कहा जाता है। इसका नाम है ब्रिएक्टर TB2 रेवोल्यूशन। यानी ये डिप्लॉयमेंट को लो कॉस्ट हाई इफेक्ट बना करके टर्की ने वैश्विक मार्केट में अपनी जगह बना ली है। यानी टर्की कर क्या रहा है, कम कॉस्ट वाले और हाई इफेक्टेड ड्रोन्स को तैयार कर रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं टर्की के द्वारा वैश्विक मार्केट में एक अग्रणी भूमिका निभाई जा रही है और अपने लिए एक जगह सेट कर ली है। सस्ती लाइट वेटेड लेकिन जीपीएस गाइडेड ड्रोन्स और अजरबैजान, यूक्रेन, लीबिया में इनका परीक्षण किया जा रहा है और अब टर्की को डिफेंस इनोवेशन हब के रूप में देखा जा रहा है। और टेक्नोलॉजी का मतलब यह नहीं है कि महंगा होना चाहिए हर चीज़, प्रासंगिक, लचीलापन और सटीक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कहीं ना कहीं टर्की के द्वारा इस तरीके के लो कॉस्ट और हाई इफेक्टेड ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। इनमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है और इनका हाल ही में अजरबैजान और यूक्रेन, लीबिया में इनमें परीक्षण किए गए हैं। और टर्की को इन सभी के चलते डिफेंस इनोवेशन का हब के रूप में देखा जा रहा है और टर्की इन सभी पर कम से कम खर्च कर रहा है और इसी के चलते टर्की अपने आप को एक वैश्विक मार्केट में उतारने में सक्षम रहा है। दोस्तों, अभी हाल में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो इसमें भी कहीं ना कहीं टर्की के ही ड्रोन्स देखे गए थे और इन ड्रोन्स के द्वारा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा अटैक किए गए थे और क्षति पे पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और यही ड्रोन्स, टर्की के ड्रोन्स बेसिकली अभी हाल ही में यूक्रेन के द्वारा उपयोग किए गए हैं रूस के अंदर, और रूस के अंदर उपयोग करके अभी हाल ही में 40 से अधिक जो फाइटर जेट्स थे रूस के, उन्हें ख़त्म किया गया है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है पूरी तरीके से। और दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मेरे को बेझिझक डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।